हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रीस्पायरेटरी सिस्टम पर वर्क करेंगे, समझेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको रीस्पायरेटरी, इसका मतलब होता है फफन, और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। तो देखिए यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है सिस्टम, यानी फफन क्रिया को चलाने के लिए, यानी सुचारू रूप से चलाने के लिए दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या आर्गन मिलकर क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। इसीलिए यहां पर एक सिस्टम यूज का शब्द का यूज हुआ है। तंत्र का मतलब ही है बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर किसी कार्य को सुचारू रूप से चलाना, उसी को क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। और मैं इसमें आपको बता दूं कि वायुमंडल कहते हैं किसको, वायुमंडल। तो गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। और मैं आपको बता दूं हमारी वायुमंडल में बहुत सारे गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 0.03%, और अन्य गैसें भी पाई जाती है जैसे वाटर वेपर, जलवाष्प, वाइपर, धूलकण इत्यादि, धूलकण इत्यादि। तो गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। और हमारी वायुमंडल में बहुत सारे गैस पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन है, जो कि वायुमंडल में 21% पाया जाता है। इसीलिए इसको, यह महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको प्राण वायु के नाम से भी जाना जाता है, प्राण वायु। तो किस गैस को प्राण वायु के नाम से जाना जाता है, तो ऑक्सीजन गैस को प्राण वायु के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका मैं एक प्रोसेस बता देता हूं कि श्वसन क्रिया में क्या क्या प्रोसेस चलते हैं। तो सबसे पहले जो भी सारी गैसें हैं, सबसे पहले कहां आएंगी, हमारे नाक यानी नोज में आएंगी, और नाक से होते हुए ट्रेकिया यानी श्वास नली में आएंगी, और श्वास नली से फेफड़ा में आएंगी, फेफड़ा यानी लंग्स। और मैं आपको बता दूं ये फेफड़ा में क्या होता है, ब्लड जमा रहता है, और इसी ब्लड में ऑक्सीजन आकर मिलता है, यानी O2 इसी में आकर मिलता है, जिससे हमारी श्वसन क्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। अब मैं परिभाषा के अनुसार यानी श्वसन कहते हैं किसको, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। स्पायरेशन यानी श्वसन कहते हैं किसको, तो मैं इसको एक इक्वेशन के माध्यम से बता देता हूं कि इसका परिभाषा कैसे बनाया जाता है। तो देखिए यहां पर मैं ग्लूकोज ले लेता हूं, C6H12O6, 6O2, 6CO2, 6H2O प्लस एनर्जी। तो देखिए परिभाषा कैसे बनता है, इस समीकरण के माध्यम से ही मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर क्या है, एक ऑक्सीजन है, ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटना ही क्या है, श्वसन है। ये परिभाषा है, परिभाषा से ही प्रश्न बनते हैं। जैसे कह देगा कि हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो क्या क्या बनता है, तो ऑप्शन में रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। तो आप इक्वेशन आपको ये याद रहेगा, तभी रहेगा, तभी ऑप्शन को आप टिक कर पाएंगे। ऑप्शन यहां से भी बनता है कि श्वसन की क्रिया कौन सी क्रिया होती है। तो देखिए श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया ये देखिए श्वसन की क्रिया होती है अपचय,
अपचय यानी कैटाबोलिक, कैटाबोलिक एक प्रोसेस है। दूसरा क्या है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। तो कैसे याद रखा जाए कि श्वसन की क्रिया अपचय होती है और ऑक्सीकरण होती है? तो मैं आपको इस समीकरण से ही कंफर्म कर देता हूं कि कौन सी क्रिया है, अपचय है, ऑक्सीकरण है। कैसे याद किया है? जैसे ऑप्शन में बना देगा, श्वसन की क्रिया है उसमें बनाएगा, उपचय भी रहेगा, अपचयन भी रहेगा। तो आप इसको कैसे ऑप्शन को काटेंगे, यानी गलत ऑप्शन को कैसे छाटेंगे? तो देखिए कि इक्वेशन यहां पर मैं लिखा हूं, C6H12O6 + 6O2 बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। तो देखिए कैसे आप पकड़ेंगे। तो अपचय का मतलब इसका देखिए आप इंग्लिश वर्ड को पकड़िए, यानी कैटाबोलिक, कैटाबोलिक यानी यहां पर देखिए कटा यानी इसको काट देना, एक यूज यहां से आ रहा है, यानी कटा माने काट देना, काट देना। इसे आप पकड़ेंगे। देखिए यहां पर ग्लूकोज को क्या हो रहा है, वो काट दे रहा है, यानी टुकड़ों में बिखर जा रहा है। हमारा ग्लूकोज है तो टूट जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या हो रहा है, वो जल में टूट जा रहा है। तो आप यहां से पकड़ जाएंगे क्या है, श्वसन कौन सी क्रिया है, एक अपचय की प्रक्रिया हो गई। एक कैटाबोलिक का मतलब क्या है, बिगर एलिमेंट्स यानी जो बड़े बड़े अणु होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे इकाइयों में, इसी को कहते हैं क्या, कैटाबोलिक। यहां पर देखिए ग्लूकोज क्या है, बहुत बड़ा इकाई है, ये टूट कर क्या हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में बिखर जा रहा है और जल में हो जा रहा है। तो क्या हुआ, एक कौन सी प्रक्रिया हुई, एक अपचय की प्रक्रिया हुई, यानी कैटाबोलिक प्रोसेस हुआ। अब यहां पर एक सवाल यह भी है कि ऑक्सीकरण को कैसा समझा जाए। तो आप लोग जानते होंगे ऑक्सीकरण कहते हैं किसको, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का क्या हो, वियोग हो। तो इक्वेशन ही बता रहा है। आप इस समीकरण को देखिए, C6H12O6 + 6O2, इसमें क्या है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और जल का क्या हो रहा है, वियोग, यानी जल क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। देखिए यहां पर +H2O, यानी इससे हम पकड़ लेंगे कि श्वसन की क्रिया क्या होती है, एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। और श्वसन की प्रक्रिया क्या है, एक ऊष्माक्षेपी है, यानी इक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस है, यानी ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है। ये देखिए तीन, ये महत्वपूर्ण है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि श्वसन की क्रिया क्या होती है, उसमें अपचयन बना देगा, उपचय बना देगा। तो ये तीनों हमें कमांड में रहना चाहिए कि श्वसन की क्रिया कौन कौन सी होती है, यानी कौन कौन सी क्रिया चलती है। तो देखिए पहला अपचय की क्रिया हो गई श्वसन, दूसरा ऑक्सीकरण, और तीसरा क्या है, ऊष्माक्षेप, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है श्वसन का। इसमें कुछ नोट पॉइंट आपको बता देता हूं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये ऊष्माशोषी होती है, ये ऊष्माशोषी, ये आपको याद होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, ऊष्माशोषी है, जबकि यहां पर देखिए श्वसन की प्रक्रिया क्या है, एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी है। तो मैंने अभी तक यही बताया हूं कि वायुमंडल कहते हैं किसको, तो बहुत सारे गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। हमारे वायुमंडल में बहुत सारे गैसें पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, धूलकण इत्यादि। तो जो भी सारी गैसें सबसे पहले हमारी नोज में आती हैं, नोज से होते हुए ट्रेकिया यानी श्वास नली में आती है, श्वास नली से पहुंचती है फेफड़ा में, और फेफड़ा में क्या होता है, ब्लड जमा रहता है। हमारा श्वसन क्रिया सुचारू रूप से चलता रहता है। और मैंने बताया कि श्वसन की क्रिया क्या है, एक अपचय की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की प्रोसेस होता है, एक ऊष्माक्षेपी को यह बताता है। और ये नोट पॉइंट में मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी। तो प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया हो गई, ऊष्माशोषी। अब मैं बात करता हूं कि हम और आप लोग कैसे सांस लेते हैं, और जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, एनिमल्स हैं, वो अपना सांस किससे लेते हैं।
तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपको देता हूं कि हम या आप लोग कैसे सांस लेते हैं? नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, या दोनों से लेते हैं? मैंने कहा कि आप कैसे सांस लेते हैं, नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं या दोनों से। ये क्या हो गया? ये दोनों गलत है। हम और आप लोग फेफड़ा से सांस लेते हैं। ये हमारा क्या हो आंसर? ये सही निकलेगा, फेफड़ा। हम सांस कैसे लेते हैं? फेफड़ा से लेते हैं। सांस हम ना नाक से लेते हैं, ना मुंह से लेते हैं, ना दोनों से लेते हैं। ये क्या है? एक सिस्टम के अंतर्गत ये क्या करते हैं? सिर्फ रास्ता को दिखाते हैं। एक सिस्टम के अंतर्गत आएंगे, लेकिन हम सांस कैसे लेते हैं? तो हम अपना सांस फेफड़ा से लेते हैं। पहले मैं जैसे एनिमल्स की बात करता हूं। एनिमल, ह्यूमन बीइंग यानी जिसमें हम भी आ जाएंगे। तो हम लोग कैसे सांस लेते हैं? तो फेफड़ा से लेते हैं, फेफड़ा से। और मछली किससे सांस लेती है? यानी फिश, मछली। तो मछली सांस लेती है गिल्फ यानी गलफड़ा से लेती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछली किससे सांस लेती है? आंसर आएगा फेफड़ा से लेगी, त्वचा से लेगी, गलफड़ा से लेगी। तो किससे लेगी? गलफड़ा से लेती है। और मैं अब मेढक की बात करता हूं। मेढक तो देखिए, मेढक 3 तरह से सांस लेता है। मैंने बताया जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है जिसमें हम भी आ जाएंगे, किससे सांस लेंगे? फेफड़ा से लेंगे। मछली किससे लेगी? गलफड़ा से लेगी। मेढक 3 तरह से सांस लेता है। जब वह बचपना अवस्था में रहता है, यानी टेडपोल अवस्था में, टेडपोल यानी बचपना अवस्था में रहता है, तो वह किससे सांस लेगा? गिल्फ से लेगा, यानी गलफड़ा से। क्योंकि आप लोग देखे होंगे जब मेढक छोटा रहता है तो वह एक मछली का आकार लिया रहता है, तो ठीक उसी प्रकार वह मछली जैसा ही दिखता है। तो जब वह टेडपोल अवस्था में रहता है, यानी बचपना अवस्था में रहता है, तो वह सांस कैसे लेता है? गलफड़ा यानी गिल्फ से लेता है, गलफड़ा से लेता है, गलफड़ा। जब मेढक, देखिए मेढक मैंने बताया 3 तरह से सांस लेता है। एक बचपना अवस्था में जिस प्रकार से मछली सांस लेती है, ठीक उसी प्रकार से क्या करेगा? सांस लेगा। अब मेढक जब युवा अवस्था, यानी वह जब मेढक जवानी अवस्था में आ जाएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं जवानी अवस्था, तो वह लेगा फेफड़ा से लेगा, जिस प्रकार से हम लेते हैं फेफड़ा। जब मेढक बच्चा था तो वह सांस ले रहा है गलफड़ा से। जब यह युवा अवस्था में यानी जवानी अवस्था में आ जा रहा है, तो क्या ले रहा है? फेफड़ा से सांस ले रहा है। और आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे मेढक बरसात में जमीन के अंदर से ऊपर आ जाते हैं, पीले पीले। तो वो किस प्रकार से, जब मेढक जमीन के अंदर रहते हैं तो वो किस प्रकार से सांस लेते हैं? तो वह स्किन से लेते हैं। जब जमीन के अंदर यानी जमीन के अंदर रहते हैं तो अपना सांस किससे लेते हैं? यानी स्किन यानी चमड़ा से लेते हैं। जमीन के अंदर रहेंगे तो किससे लेंगे? चमड़ा से। तो टेडपोल अवस्था में गिल्फ से लेंगे, युवा अवस्था में फेफड़ा से लेंगे, और जमीन के अंदर रहेंगे तो स्किन यानी चमड़ा से लेंगे। देखिए पेड़ पौधे भी हैं, वो भी श्वसन क्रिया करते हैं, तो स्टोमेटा यानी रंध्र से सांस लेते हैं। पौधे किससे लेंगे? स्टोमेटा से अपना श्वसन लेते हैं। तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण, और यहां पर देखिए एक तिलचट्टा होता है, वो भी सांस लेता है। तिलचट्टा यानी कॉकरोच, तिलचट्टा। तो ये अपना सांस ट्रेकिया से लेता है। ये देखिए महत्वपूर्ण है, यही पूछा जाता है। तिलचट्टा किससे सांस लेता है? तो सांस नली
श्वास नली यानी ट्रेकिया से लेता है। और मैं आपको बता दूं, यदि आप तिलचट्टे के सिर को आप काट देते हैं तो यह 13 से 14 दिनों तक यह क्या रहेगा, जीवित रहेगा, क्योंकि इसका श्वास नली कहां रहती है, एक छाती के सामने रहती है। इसीलिए वह आप सिर काट देंगे तो अपना श्वसन की क्रिया आसानी पूर्वक कर लेता है। तिलचट्टा मरता है क्यों? उसको तो सांस यानी ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन की क्रिया यानी श्वसन की क्रिया वो तो अपना चला ले रहा है, तो मरता है क्यों? तो उसको देखिए भोजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप उसका सर काट देंगे तो भोजन कैसे करेगा। इसीलिए देखिए वह काक्रोच होता है तो सांस के कारण मरता नहीं है, उसको भोजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, इसीलिए तिलचट्टा क्या होता है, मर जाता है। क्योंकि तिलचट्टा किससे सांस लेता है, श्वास नली से लेता है। अब हम लोग ब्रीथिंग यानी श्वासोच्छ्वास के बारे में जानेंगे। ब्रीथिंग क्या है? सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना ही क्या है, ब्रीथिंग को बताता है, यानी श्वासोच्छ्वास। तो ये देखिए दो प्रकार का होता है, एक इनस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी श्वासोच्छ्वास। तो देखिए ये दो तरीके का होता है। सबसे पहले ब्रीथिंग कहते हैं किसको, तो सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ देना क्या है, ब्रीथिंग कहलाता है। ये दो तरीके का होता है, इनस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं निःश्वसन और एक्सपायरेशन यानी निःश्वसन। यहां पर देखिए बिंदु का एक खेल है, तो सांस को अंदर लेना क्या कहलाता है, निःश्वसन, और सांस को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, निःश्वसन। इनस्पायरेशन देखिए इंग्लिश में तो यहाँ पर इन है यानी अंदर आ रहा है, एक्स यानी बाहर जा रहा है, यहाँ तो कन्फर्म हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर हिंदी में यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दो बिंदु लगाए हैं, निःश्वसन यानी सांस को बाहर छोड़ना। तो ब्रीथिंग यही है कि सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना ही क्या है, ब्रीथिंग कहलाता है। और मैंने आपको बताया हूं कि जब भी हम सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आता है। देखिए सांस के दौरान क्योंकि वायुमंडल में क्या है, एक मिक्सचर अवस्था में है, तो सभी लोग साथ आएंगे, लेकिन हमारे लिए जो यूज होगा उसका ही हमें सिर्फ काम है। तो देखिए आता है सब सांस, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें सारी गैसें आती है, नाइट्रोजन भी आती है, ऑक्सीजन भी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगी। तो देखिए नाइट्रोजन देखिए 78% लेते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं 78%, लेते हैं 78% और छोड़ देते हैं 78%, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। देखिए वायुमंडल से हम 21% ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन छोड़ते हैं कितना, 17%, यानी क्या किए, 4% हम यहां पर क्या किए, ले लिए ऑक्सीजन। और देखिए वही 4% का अंतर है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम लिए थे, लेकिन कितना छोड़ रहे हैं, कितना देखिए 4% इसको क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो हमें देखिए यहां पर 4% का अंतर हमें याद करना है। 78% हम लिए, उसको छोड़ दिए, ऑक्सीजन 21% लिए, देखिए 17% क्या करिए, छोड़ दिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 4% को हम छोड़ दिए। तो निःश्वसन और निःश्वसन में आप अंतर समझे होंगे। सांस लेने और सांस छोड़ने में भी क्या होता है, समय लगता है। तो देखिए सांस हम लोग लेते हैं, सांस लेने में लगा समय, सांस लेने में लगा समय 2 सेकंड का होता है। यानी जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो कितने समय का हम लेते हैं, 2 सेकंड का समय लेते हैं। और जब मैं सांस को छोड़ूंगा तो उसमें कितना समय लगेगा, सांस छोड़ने में लगा समय 3 सेकंड का लगता है। देखिए सांस आप जल्दी से खींच लेते हैं, लेकिन सांस को जब छोड़ेंगे तो आपको समय थोड़ा ज्यादा लगता है। तो सांस लेने में लगा समय क्या है, यानी सांस को अंदर आप खींच रहे हैं तो 2 सेकंड का समय लगता है, और सांस जब छोड़ रहे हैं तो इसमें क्या लगेगा, 3 सेकंड का लगेगा। अब
अब ब्रीथिंग क्या कहलाता है? सांस को लेना और सांस को छोड़ना, ये क्या है? ब्रीथिंग कहलाता है। यानी 2 और 3 को मिला देंगे, 2 सेकेंड और प्लस 3 सेकेंड मिलाएंगे तो क्या होगा? 1 ब्रीथिंग हमारा क्या होगा? पूरा होगा, क्योंकि ये श्वासोच्छ्वास का है। सांस को लेना और सांस को छोड़ना, ये क्या है? ब्रीथिंग कहलाता है। तो क्या हुआ? 5 सेकेंड में 1 ब्रीथिंग हो गया। देखिए 5 सेकेंड में 1 ब्रीथिंग, तो 1 सेकेंड में हम यहां से निकाल देते हैं। 1 सेकेंड में 1/5 ये ब्रीदिंग हो गया। इसलिए 1 मिनट में 1 मिनट यानी 1/5 गुणे 60 कर दीजिए तो 12, ये क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग हो जाएगा, यानी ब्रीदिंग। यानी कहने का मतलब क्या है? 1 मिनट में आप 12 बार, यानी क्या करेंगे? 12 ब्रीथिंग को बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मिनट में 12 ब्रीथिंग आप करेंगे। देखिए यहां पर मैंने श्वसन को 2 प्रकार में बांटा है। यानी श्वसन के प्रकार, एक ऑक्सी श्वसन एरोबिक रीस्पायरेशन, दूसरा अनाक्सी श्वसन यानी एनएरोबिक रीस्पायरेशन। तो ऑक्सी श्वसन की क्रिया किसके उपस्थिति में होती है? यानी एक क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, जबकि एनएरोबिक यानी अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। यह प्रक्रिया साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आप यहां इसको सिर्फ याद कर लीजिए। आगे जो टॉपिक आएगा मैं आपको साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताऊंगा। और इसमें अनाक्सी श्वसन में क्या है? सिर्फ इसमें साइटोप्लाज्म में होता है। देखिए ऑक्सी श्वसन के दौरान अवयव यानी एलिमेंट का पूर्ण दहन होता है, जिससे 36 यानी 36 से 38 एटीपी यानी ऊर्जा हमें मुक्त होती है, यानी प्राप्त होती है। देखिए इसमें क्या है? अवयव का पूर्ण दहन हो रहा है, जिससे हमें 36 से 38 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी का मतलब है 36 से 38 हमें यह ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और इसमें क्या है? एनएरोबिक रीस्पायरेशन यानी अनाक्सी श्वसन में इसमें अवयव का यानी एलिमेंट्स का आंशिक रूप से दहन होता है, जिससे हमें 2 एटीपी की ऊर्जा प्राप्त होती है। और देखिए ऑक्सी श्वसन की क्रिया जंतुओं और पादपों में समान होती है, यानी एनिमल्स और प्लांट में समान रहती है। जैसे यहाँ ग्लूकोज से देखिए आप क्रिया करा रहे हैं, ग्लूकोज को आप भले तोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। तो इसमें पादपों में और जंतुओं में ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया क्या है? समान है। जबकि अनाक्सी यानी एनारोबिक रीस्पायरेशन में यह प्रक्रिया क्या होती है? अलग अलग होती है। देखिए प्राप्त हो रही है। और इसमें क्या है? एनएरोबिक रीस्पायरेशन यानी अनाक्सी श्वसन में इसमें अवयव का यानी एलिमेंट्स का आंशिक रूप से दहन होता है, जिससे हमें 2 एटीपी की ऊर्जा प्राप्त होती है। और देखिए ऑक्सी श्वसन की क्रिया जंतुओं और पादपों में समान होती है, यानी एनिमल्स और प्लांट में समान रहती है। जैसे यहाँ ग्लूकोज से देखिए आप क्रिया करा रहे हैं, ग्लूकोज को आप भले तोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। तो इसमें पादपों में और जंतुओं में ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया क्या है? समान है। जबकि अनाक्सी यानी एनारोबिक रीस्पायरेशन में यह प्रक्रिया क्या होती है? अलग अलग होती है। देखिए ग्लूकोज इन प्लांट यानी पौधों में यह सब जब टूटेगा तो क्या बनाता है? एथिल एल्कोहल प्लस 2 एटीपी की ऊर्जा मुक्त होगी। और ग्लूकोज देखिए यहां पर एनिमल में टूटेगा तो क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। तो मैंने देखिए श्वसन को 2 भागों में बांटा है, एरोबिक रीस्पायरेशन और दूसरा क्या है? एनएरोबिक रीस्पायरेशन। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यह प्रक्रिया साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, और अनाक्सी श्वसन में सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें देखिए ऑक्सी श्वसन में
अवयव का पूर्ण दहन होता है, जिससे 36 से 38 एटीपी की ऊर्जा मुक्त होती है, निकलती है, प्राप्त होती है। जैसे और इसमें क्या है, एनएरोबिक यानी अनाक्षिक श्वसन में इसमें अवयव का आंशिक दहन होता है, जिससे हमें 2 एटीपी का ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए आंशिक श्वसन में क्या है, इसमें ग्लूकोज टूटेगा, प्लांट में चाहे एनिमल में सबका सेम रहेगा, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा अनाक्षिक श्वसन में। जब ग्लूकोज प्लांट में टूटेगा तो बनाएगा एथिल एल्कोहल, 2 एटीपी की ऊर्जा मुक्त होगी, और ग्लूकोज जब एनिमल में टूटेगा तो बनाता क्या है, लैक्टिक एसिड। ये आपको याद होना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद।